हेलो एंड वेलकम टू रिलायंस सेतु। आज का अपना टॉपिक है एसिड बेस इम्बैलेंस। एक्चुअल में एसिडोसिस क्या होता है, एल्केलोसिस क्या होता है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पुट अप होते हैं। सपोज आपका एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आज 5 सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पे डिस्कस करूंगा और उन्हीं क्वेश्चन के थ्रू आपको थ्योरी विद प्रैक्टिस दोनों लर्न कराऊंगा। और एग्जाम में जब आप एंट्री करते हैं उस टाइम ये कॉन्फिडेंस दिलाऊंगा कि अगर एबीजी या एल्केलोसिस या एसिडोसिस या फिर एसिड बेस इम्बैलेंस से अगर क्वेश्चन आता है तो 100 नहीं 200% आप उसको करेक्ट करके आएंगे। सो लेट्स लर्न विथ रीलर्न। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है क्लिनिकल सिनेरियो, मीन्स ये पेशेंट ओपीडी का हो सकता है या फिर एक वार्ड का पेशेंट हो सकता है जो एडमिट होने वाला है। क्वेश्चन आस्किंग है 65 ईयर ओल्ड पेशेंट विथ सीओपीडी। याद रखना क्लिनिकल डायग्नोसिस क्या है, सीओपीडी, एडमिट विथ सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब पेशेंट को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है। एबीजी रिजल्ट आया, उसका रिपोर्ट आई है, द पीएच इज 7.35, HCO3 दैट इज 27, PaO2 दैट इज 55 एंड PaCO2 60। तो व्हाट एसिड बेस इम्बैलेंस डज दिस रिप्रेजेंट। देखो एसिड बेस इम्बैलेंस आपको सबसे पहले याद रखना ये दो प्रकार का होता है। द फर्स्ट वन इज एसिडोसिस एंड सेकेंड वन इज एल्केलोसिस। सबको पता है एल्केलोसिस। अब एसिडोसिस एल्केलोसिस का मतलब क्या है, जो आपका पीएच है बिलो 7.40 से कम पीएच है दैट इज एसिडोसिस, अबो पीएच है ज्यादा है दैट इज एल्केलोसिस। ठीक है सर, अगर ये एसिडोसिस रिस्पायरेटरी सिस्टम की वजह से हो रहा है, पेशेंट को ब्रीदिंग की वजह से हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम है, वेंटिलेटर का पेशेंट है, उस कंडीशन में उसको क्या बोलते हैं, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। बहुत बढ़िया, क्लियर है सर। अदर देन रिस्पायरेटरी है, लाइक आपका डायबिटिक का पेशेंट है, रीनल फेलियर का पेशेंट है, पेनक्रेटाइटिस का पेशेंट है, उस कंडीशन में पेशेंट को जो आपका इम्बैलेंस होगा दैट इज मेटाबॉलिक। ठीक है सर, तो अब आपके पास मोटा मोटा 4 इम्बैलेंस आ गए। द फर्स्ट वन इज रिस्पायरेटरी एल्केलोसिस, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस, सेकेंड वन इज मेटाबॉलिक एल्केलोसिस एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्लियर है। अब सर सबसे पहले अपन एसिडोसिस डिसाइड कर रहे हैं, तो अपने को मैंने क्या बताया, पीएच। पीएच क्वेश्चन में कितनी है, 7.30, मीन 7.40 से कम है, तो दिस इज एसिडिक, मैं इसको एसिडोसिस बोल सकता हूँ। बहुत बढ़िया। देन आपको जाना है सर HCO3, दिस इज कार्बोनिक एसिड एंड आपका PaCO2। तो जो HCO3 है वो करता है मेटाबॉलिक इंडिकेटर है, PaCO2 किसको इंडिकेट करेगा, दैट इज रिस्पायरेटरी। तो अब दोनों में से अपने को डिसाइड कैसा करना है कि ये किसको इंडिकेट कर रहा है। पेशेंट की कंडीशन देखोगे तो सीओपीडी का पेशेंट है तो रिस्पायरेटरी इंडिकेट कर रहा है, बट अपने को कहाँ जाना है, एबीजी रिपोर्ट में। तो जो PaCO2 है वो क्या सर, बढ़ा हुआ है। कैसे पता चला मुझे, क्योंकि मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि जो PaCO2 है नॉर्मल होगा पेशेंट का 35 to 45, बट इस पेशेंट का कितना है, 60, मतलब ज्यादा है। और जब PaCO2 ज्यादा है तो याद रखना CO2 बढ़ेगा तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा सर और आपका बना देगा H2CO3, दिस इज कार्बोनिक एसिड। तो जो कार्बोनिक एसिड है यही पूरी समस्या की जड़ है। मतलब जो एसिडोसिस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, इंक्रीज CO2 की वजह से। और जब CO2 इंक्रीज हो रही है तो इनडायरेक्टली क्या बन रहा है, कार्बोनिक एसिड। मैंने आपको बताया था क्लास में कि बफर सिस्टम क्या होता है। तो बफर सिस्टम मतलब H2CO3 अगर बढ़ रहा है तो बॉडी के अंदर क्या बढ़ रहा है सर, एसिड बढ़ रहा है। और जब एसिड बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, एसिडोसिस। कौन सा, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो CO2 है वो किसका इंडिकेटर है, रिस्पायरेटरी का इंडिकेटर है। HCO3 किसका इंडिकेटर है, मेटाबॉलिक का। ओके, तो अपन ने CO2 पढ़ा लिया। अब अपन चलते हैं सर HCO3 के साथ। HCO3 इज क्या है, बाइकार्बोनेट। और मैंने बताया था बाइकार्बोनेट का नॉर्मल लेवल कितना होता है, 2 to 26, 22 से 26, बट यहाँ पे कितना है, दिस इज मोर देन 26। और जब मोर देन 26 होता है दैट इज एल्केलोसिस, बट क्वेश्चन में क्या रखा है, एसिडोसिस, क्योंकि पीएच किसको इंडिकेट कर रही है, एसिडिक को। अच्छा सर, इसको याद रखने के लिए एक बहुत पुरानी ट्रिक है जिसको मैं आज ब्रेक कर दूंगा, बट आपको बता देता हूँ। रोम, रोम का मतलब क्या, जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होती है उसमें पीएच अपोजिट होती है। मतलब जैसे पीएच अगर इंक्रीज हो रही है तो जो पेशेंट का जो इंडिकेटर है दैट इज CO2 वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है सर, और अगर पीएच डिक्रीज हो रही है, अपोज का मतलब क्या, अगर पीएच डिक्रीज हो रही है तो मतलब CO2 बढ़ रही है। अब देखो ये ट्रिक क्या है, नॉर्मल सी बात है, जब CO2 बॉडी के अंदर कम हो रही है मतलब H2CO3 कम बन रहा है, दिस इज आपका कार्बोनिक एसिड। और जब कार्बोनिक एसिड कम बन रहा है तो इनडायरेक्टली पीएच बढ़ रही है, मतलब एल्केलोसिस हो रहा है, बॉडी के अंदर एसिड कम हो रहा है। और जब बॉडी के अंदर एसिड कम होता है देन अब उसको बोलते हैं अपन
एल्केलोसिस। ये थोड़ा सा क्या है, गड़बड़ है कि जब पीएच कम होती है तो उसको क्या बोलते हैं, एसिडोसिस। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेशेंट की पीएच बढ़ेगी क्योंकि एसिड बन ही नहीं रहा। अच्छा, इसी को उल्टा समझो, जैसे CO2 इंक्रीज हो रहा है, मतलब बॉडी के अंदर CO2 बढ़ रहा है, तो CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करवा के क्या बना लेगा सर, कार्बोनिक एसिड। और जब बॉडी के अंदर कार्बोनिक एसिड बनेगा तो बॉडी की पीएच क्या होगी, डिक्रीज, एसिडोसिस होगा। और एसिडोसिस में हमेशा पीएच डिक्रीज होती है, तो ये अपोज करता है। बट Me दैट इज मेटाबॉलिक होगा तो इक्वल होगा, मतलब अगर HCO3 डिक्रीज हो रहा है मतलब एसिडोसिस हो रहा है, और HCO3 इंक्रीज हो रहा है मतलब एल्केलोसिस हो रहा है। इसमें इक्वल रहता है, इक्वल इन सेंस अगर पीएच इंक्रीज हो रही है तो आपका जो HCO3 है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर पीएच डिक्रीज हो रही है तो HCO3 क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसको समझने की कोशिश करो, याद रखने के बजाय। HCO3 क्या है, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का मतलब ये एल्कालाइन है, और जब एल्कालाइन डिक्रीज होगी तो सिंपल सी बात है, पीएच क्या होगी, डिक्रीज, क्योंकि अब बॉडी के अंदर क्या बढ़ेगा, एसिड बढ़ेगा। इसी को ऐसे याद करो कि HCO3 इंक्रीज हो रहा है मतलब बॉडी के अंदर बेस बढ़ रहा है, एल्केलाइन बढ़ रहा है, तो पीएच क्या होगी, बढ़ेगी। पीएच मोर देन 7.45 से या मोर देन 7.4 से ऊपर जाएगी। यही ट्रिक आपकी रोम। तो अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं वापस। 65 ईयर ओल्ड का पेशेंट है, COPD थी पेशेंट को, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो रही थी, रिपोर्ट आपने देख ली। अब ऑप्शन पे चलो, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस विथ पार्शियल कंपनसेशन। ओके, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मैंने क्या बोला, मेटाबॉलिक तो हो ही नहीं सकता क्योंकि रोम में भी नहीं आ रहा, और आपको पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, COPD है, तो सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग है, तो इंडिकेटर के साथ में जाएंगे दैट इज CO2। रिस्पायरेटरी एल्केलोसिस विथ मेटाबॉलिक कंपनसेशन। अब एल्केलोसिस तो नहीं होगा सर क्योंकि पीएच कितनी है, 7.30। मिक्स डिसऑर्डर, ऐसी कोई कंडीशन नहीं दिख रही, पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ COPD बताया गया है, पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग है, तो डायरेक्ट रिस्पायरेटरी एसिडोसिस विथ पार्शियल कंपनसेशन। अब देखो झमेला थोड़ा सा क्या कंपनसेशन का है, कंपनसेशन इसमें क्या, पार्शियल कंपनसेशन। अब ये 3 प्रकार का होता है, दिस इज पार्शियल, या होगा फिर अनकंपनसेट, या फिर होगा फुली कंपनसेट। ठीक है सर, अब इसमें आ रखा पार्शियल कंपनसेट, क्वेश्चन में ही ऑप्शन ए की है तो अपन इसी पे जाएंगे कि पार्शियल कंपनसेट होगा। मैं आपको बताऊंगा कंपनसेशन क्या होता है, इसके अंदर पार्शियल कंपनसेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमरजेंसी बेस है। एक 22 ईयर ओल्ड डायबिटिक पेशेंट है दैट इज अनकॉन्शियस विथ स्मॉल ब्रीदिंग, ABG है दैट इज pH 7.25, HCO3 12, PaCO2 24 एंड द ब्लड ग्लूकोज इज 450, द प्राइमरी एसिड बेस डिसऑर्डर क्या होगा। क्वेश्चन ने आपने बहुत आसान सी भाषा में पूछा है, बट क्वेश्चन ने क्या किया, एक कंडीशन दे दी, एक सिनेरियो दे दिया, एक इमरजेंसी पेशेंट दे दिया। सबसे पहले पीएच के साथ जाना है, पीएच कौन से सर, एसिडिक है, बिलो 7.4 इज एसिडिक, तो डिसऑर्डर तो एसिडोसिस होगा, क्लियर है, एल्केलाइन तो नहीं होगा। अब एसिडोसिस में 2 आएंगे अपने पास, मेटाबॉलिक, रिस्पायरेटरी। ओके, मैंने क्या बताया कि अगर PaCO2, दिस इज PaCO2 और ये है 24, तो नॉर्मल कितनी होती है, 35 से 45, अच्छे से याद रख लेना इसको। तो ये बिलो 35 है, मतलब बॉडी की जो PaCO2 है वो डिक्रीज हो रही है, क्लियर। अब जब बॉडी की PaCO2 डिक्रीज हो रही है तो बॉडी के अंदर क्या होगा सर, एल्केलोसिस ना। दिमाग में अच्छे से घुसा लो कि बॉडी के अंदर अगर CO2 कम हो रही है देन क्या होगा, पेशेंट का कार्बोनिक एसिड नहीं बनेगा, दैट इज कार्बोनिक एसिड इज H2CO3, और यही पीएच को रेगुलेट करता है बफर सिस्टम के अंदर। तो अगर अब PaCO2 डिक्रीज हो रही है तो एल्केलोसिस हो रहा है, मतलब यहाँ पे पीएच कितनी है, एसिडिक है, तो ये रिस्पायरेटरी इंडिकेटर तो नहीं है। देन किसके साथ जाएंगे अपन, HCO3, दिस इज कार्बोनिक एसिड। अब कार्बोनिक एसिड नॉर्मल कितना होता है, 22 26, बट ये कितना हो रहा है सर, 12, मतलब HCO3 क्या हो रखा है, डिक्रीज हो रखा है। और HCO3 जब डिक्रीज हो रखा है तो पीएच क्या होगी, डिक्रीज, और जब पीएच डिक्रीज होती है उसको क्या बोलते हैं, एसिडोसिस। तो अपने पास जो इंडिकेटर मिल रहा है, जो अपने को एक कॉम्बो मिल रहा है दैट इज मेटाबॉलिक। तो सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे अपन एसिडोसिस, कौन सा, मेटाबॉलिक। ओके, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, ऑप्शन ही बी एक बचा है अपने पास। अच्छा सर, विथ रिस्पायरेटरी कंपनसेशन। अब अपन यहाँ पे थोड़ा सा कंपनसेशन को समझ लेते हैं। अगर यहाँ पे ये ऑप्शन होता और यहाँ पे इसको हो क्या होता सर, सपोज आपका विदाउट होता, विथ और विदाउट,
तब आप क्या करते हैं, यहाँ पे एल्केलोसिस की जगह क्या होता है, एसिडोसिस होता है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस के दो ऑप्शन होते हैं, बट विद और विदाउट रिस्पिरेटरी कंपनसेशन पूछ लेता है। अब कंपनसेशन में मैंने आपको पढ़ाया था कि कंपनसेशन का मतलब है कि अगर रिस्पिरेटरी सिस्टम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है देन आपकी किडनी कंपनसेट करेगी, और अगर किडनी कंपनसेट नहीं कर पा रही है, सॉरी किडनी अगर उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है देन आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम कंपनसेट करेगा। मतलब जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है यहाँ पे CO2 इंडिकेटर होता है और जो किडनी है यहाँ पे HCO3 इंडिकेटर होता है। ठीक है सर, अब होगा क्या, अब अगर ये कंपनसेट करेगा, जैसे सपोज आपका कि CO2 बढ़ा हुआ है बॉडी के अंदर, पेशेंट का CO2 बढ़ा हुआ है, रिटेंशन हो रहा है, जैसे COPD का पेशेंट है, अब CO2 बढ़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि H2CO3 बढ़ा हुआ है, दिस इज कार्बोनिक एसिड, और जब कार्बोनिक एसिड बढ़ा हुआ है तो पेशेंट को एसिडोसिस हो रखा है। अब इस कंडीशन में कंपनसेशन के लिए किडनी क्या करेगी सर, HCO3 को बढ़ाएगी। HCO3 को बढ़ाएगी मतलब एल्केलोसिस करने की कोशिश करेगी कि भाई तूने बहुत हमें पीट लिया, एसिड दे दे के अब हम एल्केलाइन लेके आएंगे। तो बॉडी किडनी से क्या करेगी, रीएब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर देगी और न्यू HCO3 बनाना भी स्टार्ट कर देगी। तो ये क्या हो गया, कंपनसेशन हो गया। ओके, इसी को अपोज पढ़ते हैं। अगर किडनी में प्रॉब्लम है, मतलब मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम क्या है कि HCO3 बढ़ा हुआ है। अब जब HCO3 बढ़ा हुआ है तो क्या हो रखा पेशेंट को, एल्केलोसिस, तो बॉडी में कमी किसकी आएगी, एसिड की। उस कंडीशन में रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या करेगा, CO2 का रिटेंशन करेगा कि मुझे CO2 चाहिए क्योंकि मुझे कार्बोनिक एसिड बनाना है। क्यों, क्योंकि मेरे पास बाइकार्बोनेट ज़्यादा हो रखा है। तो उस कंडीशन में रिस्पिरेटरी सिस्टम CO2 का रिटेंशन करेगा और कार्बोनिक एसिड बनाना शुरू कर देगा। तो कंपनसेशन आपको समझ में आ गया कि अगर एक की प्रॉब्लम एक से सोल्व नहीं हो रही तो उसकी दूसरी हेल्प करेगी, बट वो हेल्प क्या होगी, अपोज होगी, उल्टी होगी। अच्छा सर, उल्टी कैसे होगी, ये लो वोमिट होगी कि यहाँ पे HCO3 और PaCO2, जैसे HCO3 डिक्रीज हुआ, क्या हुआ सर, HCO3 डिक्रीज हुआ तो होना क्या चाहिए था कि बॉडी के अंदर एसिडोसिस हो गया। अब जब बॉडी के अंदर एसिडोसिस हो गया तो रिस्पिरेटरी सिस्टम कंपनसेट करने के लिए क्या करेगा, CO2 को कम करेगा। ठीक है, तो CO2 कितनी कम हो रखी है सर, कम तो हो रखी है, नॉर्मल कितनी होती है 35। तो लंग्स ने क्या किया कि भाई CO2 तुम निकल पा, हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास पहले से एसिड हो रखा है, मेटाबॉलिक सिस्टम ने हमारे पास एसिड दे रखा है हमें। तो उस कंडीशन में CO2 क्या हो जाएगी, एक्सेल हो जाएगी, CO2 बाहर हो जाएगी, और जब CO2 बाहर होगी तो ABG के अंदर CO2 कम आएगी। इसका मतलब रिस्पिरेटरी कंपनसेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है सर, अब आपने कंपनसेशन बता दिया, लेकिन आपने ये बताया नहीं कि ये फुली है या पार्शियल। देखो, पार्शियल कब होगा और फुली कंपनसेशन कब होगा। ये कंपनसेशन स्टार्ट हो गया। अब अगर आपको पार्शियल देखना हो तो एक वैल्यू यहाँ से जो मैंने आपको बता दी, इसमें वेरिएशन आएगा कि अगर एल्केलोसिस हो रखा है पेशेंट की बॉडी के अंदर, एसिड ज़्यादा हो रखा है तो CO2 ज़्यादा निकल जाएगी। दो इंडिकेटर आपको मिल जाएंगे, दिस इज पार्शियल कंपनसेशन। फुली कंपनसेशन कब होगा, जब पीएच की रेंज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक बता रहा हूं, जब पीएच की रेंज इतनी आ जाए कि 7.35 टू 7.45 के बीच में ले आए। देखो क्या हुआ कि बॉडी ने इतना कंपनसेट कर लिया कि जो नॉर्मल आपकी रेंज थी उस रेंज के अंदर पीएच लेके आ गया। बट जो दो इंडिकेटर है, कौन से, एक आपका रिस्पिरेटरी, एक आपका मेटाबॉलिक, वो अभी भी एबनॉर्मल है, क्योंकि आपकी अगर PaCO2 37 है तो इसका मतलब नॉर्मल है, बट अदर इंडिकेटर भी नॉर्मल होने चाहिए, उसको अपन कंपनसेशन नहीं बोलेंगे, वो तो अपनी नॉर्मल कंडीशन है। एक कंडीशन ऐसी होगी जिसमें पीएच आपका एक नॉर्मल रेंज में होगा लेकिन दोनों इंडिकेटर द रिस्पिरेटरी एंड मेटाबॉलिक एबनॉर्मल होंगे, उसको बोलते हैं फुली कंपनसेट। फुली कंपनसेट में याद रखना पीएच कितनी होगी, 7.35 बोला मैंने, तो 7.35 होगी, 36 होगी, 37 होगी, 38 होगी और 39 होगी। अगर अबो की बात करें तो 7.41 होगी, 7.42 होगी, 7.43 होगी, 7.45 होगी। अब आपको 7.45 ये इतनी पीएच याद रखनी है सर। अगर ये इनमें से कोई भी पीएच है और उसके साथ दोनों इंडिकेटर एबनॉर्मल है, दोनों इंडिकेटर कौन कौन से, एक आपका HCO3 और एक आपका PaCO2, ये दोनों क्या है, एबनॉर्मल है।
एबनॉर्मल मतलब नॉर्मल नहीं है, ऊपर नीचे है, देन उसको बोलेंगे फुली कंपनसेट। तो कंपनसेशन आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्ट ऑपरेटिव केयर का, कि पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट हैज बीन वोमिट फॉर 3 days और एबीजी रिपोर्ट क्या कहती है, द पीएच इज 7.50। तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर ये तो एल्केलोसिस हो गया, ठीक है। HCO3 दिस इज 35। नॉर्मल HCO3 कितना होता है, चलो इसकी बात करें तो 26 होना चाहिए था, नहीं है, कितना है, ज्यादा है, मोर देन कितना है 35, तो ये ज्यादा है। ओके, पीएच भी क्या है, ज्यादा है, एल्कोलोसिस, बहुत बढ़िया। PaCO2 दैट इज 51, सीरम पोटासियम इज 2.8 दिस परजेंट। अब देखो पेशेंट को वोमिट हुआ तो पेशेंट का HCl था जो हाइड्रोक्लोराइड आयन जो एसिड था वो लॉस हो गया, और जब ये लॉस होगा सिंपल सी बात है क्या होगा, एल्केलोसिस होगा। मेटाबॉलिक एल्केलोसिस हो गया सर, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस विथ रिस्पिरेटरी कंपनसेशन। कंपनसेशन कैसे हुआ, मैंने आपको बताया, HCO3 इंक्रीज हो रखा है सर, इंक्रीज हो रखा है, और पीएच भी इंक्रीज हो रखी है, तो आपकी रोम ट्रिक काम कर गई, ये मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस हो गया, ठीक है सर। बट PaCO2 क्या होना चाहिए था, जब बॉडी के अंदर एल्कोलोसिस हो रखा है तो अब क्या चाहिए, उसको कम करने के लिए एसिड चाहिए, ठीक है सर, एसिड चाहिए। अब एसिड कहाँ से लेके आएंगे सर, CO2 से। तो CO2 को क्या करें, रिटेन करें या बाहर फेंक दें, रिटेन करेंगे। तो जब CO2 को रिटेन करेंगे तो CO2 की वैल्यू बढ़ेगी, और CO2 की वैल्यू कितनी आ रखी है सर, 51। सर नॉर्मल कितनी होती है सर, 35 to 45, तो हो गया ना कंपनसेट। तो पेशेंट को क्या जाएगा, बी ऑप्शन राइट जाएगा, बहुत बढ़िया सर।